गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संसद के बारे में। ये 5वां वीडियो है इस पर और इसमें हम चर्चा करेंगे संसद की शक्तियों के बारे में। उसके कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी भूमिका क्या है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, संसद की विभिन्न भूमिकाएं हैं, विभिन्न कार्य हैं उसके पास। उनको हमने कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। पहले विधायी कार्य एवं शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ यानी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ हैं उसके पास, न्यायिक व्यवस्था से संबंधित शक्तियाँ हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हैं उसके पास और कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं। तो इन सबको हम बारी बारी से देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विधायी कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए, संसद को संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। आपको पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है और ये वितरण के लिए 3 सूचियों का प्रावधान हमारे यहाँ है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जो सबसे बड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं इसमें। पूरे देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनकी शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, संचार, डाकतार विभाग सब मामले, इस प्रकार के बहुत सारे और चीज़ें हैं, तो वो इसमें दिए गए हैं। इन पर संघ की संसद कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, उससे पहले राज्य सूची है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून की विधायिकाएं कानून बनाती हैं। इसमें राज्य के महत्व के यानी स्थानीय महत्व के मुद्दे दिए गए हैं, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह शामिल हैं। पुलिस व्यवस्था भी इसमें शामिल है। ये सब राज्यों के पास है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें ऐसे विषय हैं जो दोनों के, राष्ट्रीय महत्व के भी हो सकते हैं, स्थानीय महत्व के भी हो सकते हैं। इन पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर दोनों के कानून में कोई विरोध है तो संघ का कानून मान्य होता है। उस सीमा तक राज्य का कानून अप्रभावी हो जाएगा जिस सीमा तक वो संघ के कानून का विरोधी है। जहां तक बची अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट यानी बहुत सारी चीजें जो रह गई, जो किसी भी सूची में नहीं आ पाई, उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को दिया गया है। संघ को मतलब संघ की संसद को, संसद उन पर कानून बना सकती है। दूसरी बात, कुछ परिस्थितियों में, कतिपय माने कुछ, राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बनाने का अधिकार है। संघ की संसद कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। संघ सूची पर तो एकाधिकार है उसका, अवशिष्ट शक्तियों में भी एकाधिकार है। समवर्ती सूची दोनों के अधिकार में है, लेकिन विरोध की स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा। और राज्य सूची के मामले में यह है कि कुछ स्थितियों में सामान्यतः उस पर राज्य की विधायिका कानून बनाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में संघ की संसद भी कानून बनाती है। कौन सी परिस्थितियां हैं? पहला तो अनुच्छेद 249 में है, राज्यसभा के प्रस्ताव पर। राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची में लिखा गया अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संघ की संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्यसभा को यह अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन माना जाता है,
इसलिए माना गया कि भाई राज्य अगर कह रहे हैं कि भाई ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249। दूसरा, राष्ट्रीय आपात की दशा में अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण, जैसे 1962 में लगाई गई थी, 1965 में लगी, 1971 में लगी, 1975 में लगी, तो ऐसी इमरजेंसी अगर लागू है तो भी संघ की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तीसरी बात, दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, अगर दो या अधिक राज्य मिलकर के अनुरोध करें तो संघ की संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। चौथा, अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन के लिए भी संघ की संसद कानून बना सकती है। जैसे मैं बताता हूं, विकलांगों का से संबंधित मामले राज्य सूची में, लेकिन जब भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए 1992 में विकलांगों से संबंधित, तो सन 1995 में फिर संघ की संसद ने उस पर कानून बनाया। उससे पहले 1995 से पहले भारत में संघ की तरफ से कोई कानून नहीं था विकलांगों के कल्याण से संबंधित। तो पहली बार संघ की संसद को ये अधिकार मिला क्योंकि उस संधि को लागू करने के लिए एक कदम उठाए जाने आवश्यक थे। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है अनुच्छेद 356 के तहत, तो भी संघ की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है उस राज्य के लिए, लेकिन अन्य राज्यों पर लागू नहीं होगा वो। ये दूसरा विधायी कार्य हो गया। विधायी शक्तियों के मामले में दूसरी शक्ति है संघ की। पहला तो हुआ कि भाई संघ सूची के विषय पर कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर अवशिष्ट शक्तियों पर। दूसरा हमने कहा कि राज्य सूची के विषयों पर भी कुछ मामलों में संघ की संसद कानून बना सकती है। उसके 5 परिस्थितियों का वर्णन हमने किया। तीसरी बात, अध्यादेश का अनुमोदन। देखिए, राष्ट्रपति को जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपसे बताया था अनुच्छेद 123 के तहत 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश क्या होता है? एक प्रकार का कानून होता है, ये भी अस्थायी कानून होता है, शॉर्ट टर्म लॉ है वो। तो उस अध्यादेश का अगर अनुमोदन कर देती है संसद तो वो कानून के रूप में परमानेंट लॉ हो जाता है, फिर वो अध्यादेश नहीं रहता, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो संसद को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के अध्यादेश का अनुमोदन कर दे। अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है तो संसद की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह के बाद वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। चौथी महत्वपूर्ण शक्ति है उसकी प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत बने नियमों का अनुमोदन। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है, थोड़ा सा ही जान लीजिए। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब होता है, देखिए, संसद जो कानून बनाती है वो मोटी मोटी रूपरेखा तय करती है। उस मोटी रूपरेखा के बाद जब उस कानून को लागू किया जाता है तो उसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम जो है बनाने की शक्ति संसद ने विभागों को दे रखी, मंत्रालयों को दे दी है। मंत्रालय नियम बनाएंगे अपनी आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार। इसको कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। और ये प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत जो विभाग है वो नियमों का निर्माण करते हैं। तो ये हुई साहब पहली शक्ति संसद की, विधायी शक्ति। उसको हमने 4 भागों में बांट करके देखा। दूसरी जो शक्ति है वो है कार्यपालिका से संबंधित, कार्यकारी शक्ति कह लिया हमने उसको, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां भी कह सकते हैं हम। इसको भी हमने कुछ बिंदुओं में देखेंगे। पहली बात तो ये है कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि द्वारा सरकार पर नियंत्रण। संसद क्या कर सकती है?
सरकार पर नियंत्रण कर सकती है। सरकार नहीं चलाती, वो सरकार चलाने वालों पर नियंत्रण करती है, प्रशासन चलाने वालों पर नियंत्रण करती है। कौन कौन से तरीके हैं उसके? प्रश्नकाल। संसद की जब भी बैठक शुरू होती है तो पहले सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पूर्व सूचना के आधार पर पूछे जाते हैं, पहले से लिख करके देने पड़ते हैं, मंत्री उस पर जवाब तैयार करके आते हैं और वो जवाब देते हैं। कई तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, सप्लीमेंट्री पूरक प्रश्न जिसको कहते हैं, वो भी होते हैं। शून्यकाल, 0 आवर, ये 12 बजे का जो समय होता है वो 0 आवर कहलाता है। ये भारतीय संसदीय प्रणाली की एक नई कहें कि नई व्यवस्था है। ब्रिटेन में नहीं होता शून्यकाल, भारत में होता है, 0 आवर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं इसको, कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया साहब तो संसद की कार्रवाई रोक करके प्रस्ताव रखा जाएगा, भाई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है तो आज के लिए जो कार्यक्रम तय है उसको छोड़ करके इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। ये ध्यानाकर्षण स्थगन प्रस्ताव है। और आदि के द्वारा वो नियंत्रण करती है संसद कार्यपालिका पर। दूसरी बात, आश्वासन समिति होती है एक, वो भी सरकार पर नियंत्रण करती है। कैसे? वो जो मंत्री लोग आश्वासन दे देते हैं उनसे पूछती रहती है, भाई आपने ये आश्वासन दिया था फला दिन संसद में, उसका क्या हुआ, क्या किया इस पर आप? ऐसा नहीं कि मंत्री जी बोल के चल दिए बस फिर भूल गए। ये समिति उन आश्वासनों पर क्या कार्रवाई हुई इस पर निगरानी करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन समिति, जो मैंने आपसे बताया था प्रदत्त व्यवस्थापन, अभी इसको प्रत्यायोजित विधान भी कहते हैं, कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रह करके नियमों का निर्माण करने की जो शक्ति होती है उसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। उससे संबंधित भी एक समिति है जो विभाग नियम वगैरह बनाते हैं, उनकी जांच करती है वो कि ये नियम जो है कानून के खिलाफ तो नहीं है। याचिका समिति, ये भी एक प्रकार की समिति। तो ये समितियां जो है वो सरकार के कार्यों की निगरानी करती है, मॉनिटरिंग करती है। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मैंने संसद कहा है यहां पर, तो आप इसको संसद का मतलब समझिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती। अर्थात अगर लोकसभा में उनका बहुमत नहीं रहेगा तो उनको सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और लोकसभा भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को पदच्युत कर सकती है। सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करने के और भी कई तरीके हैं। एक तो अविश्वास प्रस्ताव तो है ही, उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के बराबर ही माना जाता है। पहला है निंदा प्रस्ताव। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो समझिए सरकार गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की अस्वीकृति। अगर राष्ट्रपति जो है हर साल जो पहली बैठक होती है संसद की, सत्र की पहली बैठक होती है, उसको संबोधित करता है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव फिर सदन द्वारा पारित किया जाता है। अगर सदन उसको पारित नहीं करते, उसको अस्वीकार कर दे, तो सरकार गई। धन विधेयक की अस्वीकृति, बजट को अगर अस्वीकार कर दे संसद, लोकसभा, तो भी सरकार गई। कटौती प्रस्ताव मंजूर हो जाए तो भी सरकार गई। और महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की पराजय हो जाए अगर किसी मामले में, तो भी सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाता है उसको। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा, वित्तीय प्रावधान या वित्तीय शक्तियां कह लीजिए आप इसको। वित्तीय शक्तियों में क्या है? पहली बात तो यह है कि संसद की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही वसूल किया जा सकता है। ये संविधान में प्रावधान है। जनता पर अगर कोई कर लगेगा या वसूल किया जाएगा
तो वो तभी संभव है जब संसद उसकी अनुमति दे दे, संसद उससे संबंधित कानून पारित करे, तब ही जनता पर कोई कर लगाया जा सकता है और उसे वसूल किया जा सकता है। दूसरी बात, संसद की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा संचित निधि से कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता, एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। व्यय, ये गलत यहां पर टाइप हो गया है, व्यय समझें, आपको व्यय नहीं कर सकती संसद की अनुमति के बिना सरकार। यानी बजट जब तक पारित नहीं होगा तब तक सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती जनता से, और एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। ये संसद के पास बहुत बड़ी पावर है। संसद का मतलब लोकसभा है। यहाँ पर संसद कुछ और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से वो वित्तीय नियंत्रण रखती है प्रशासन पर। वो कौन कौन सी समितियां? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, PAC। ये बहुत शक्तिशाली समिति होती है। इसका काम है सरकार के खर्चों, सरकार ने जो खर्चे किए हैं उनकी जांच करना कि उन्होंने बजट के अनुसार ही खर्च तो किया है, कहीं अन्य खर्चा तो नहीं कर दिया। हमने पैसा दिया था खाद और बीज खरीदने के लिए और सरकार खरीद लाई ट्रैक्टर, ऐसा तो नहीं हो गया। ये देखने का काम इस PAC का है। PAC अपनी रिपोर्ट बना करके फिर संसद के सामने रखती है। अनुमान समिति, अनुमान समिति भी एक समिति है। इसका काम ये है कि ये सरकार बजट के अनुमान किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे इसके लिए सुझाव देती है। और तीसरी है लोक उपक्रम समिति, जो सरकारी उद्योग हैं, निगम हैं, कंपनियां हैं, उनके बारे में ये जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखती है। तो ये तीनों समितियां सरकार के वित्तीय मामलों की जांच करती है अलग अलग क्षेत्र में। चौथी बात यह है कि सरकार पर जो संसद का वित्तीय नियंत्रण है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। सकारात्मक मतलब संसद ये बताती है सरकार को कि आपको कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। और नकारात्मक ये कि संसद ने, सरकार ने जो खर्च कर दिया है उसकी जांच करती है कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी। यानी दोनों प्रकार का नियंत्रण है, कार्य शुरू होने से पहले और कार्य समाप्त होने के बाद। पोस्टमार्टम स्टडी भी करती है संसद। तो ये भी महत्वपूर्ण कार्य है संसद के पास। फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, वो है संविधान संशोधन की शक्ति। आपको पता ही है, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, पूर्व में थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ भी कर लेते हैं। संसद संविधान में देखिए 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। एक तो साधारण बहुमत से, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आते। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी गई है, वहाँ पर ये दूसरे और तीसरे नंबर वाले जो हैं उन्हीं को संशोधन माना गया, पहले वाले को संशोधन नहीं माना जाता। जैसे नए राज्यों का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती है वो, राज्यसभा की सीटें वीटें किसको कितनी मिलेंगी। तो ये इसमें कोई मतलब प्रतिबंध नहीं सरकार का। इसके लिए बड़े आराम से संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर लेगी। दूसरा विशिष्ट बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से। जैसे मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता है संसद को। तीसरा है विशिष्ट बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से और आधे राज्यों के विधानसभाओं के साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन से। तीसरे प्रकार का जो संशोधन है वो दो चरण है उसके। पहले तो संसद उसको विशिष्ट बहुमत से पारित करे, यानी 2/3 बहुमत से, और उसके बाद आधे राज्यों की विधानसभाएं उसको पारित करे साधारण बहुमत से, तब वो माना जाए। इसमें बहुत कम प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है वो इसमें आते हैं।
केंद्र राज्यों के बीच संबंधों के वितरण को लेकर के कोई शक्तियों के वितरण को चेंज करना हो तो आता है। जैसे जीएसटी का मामला था, 101वां संविधान संशोधन, जो केंद्र और राज्यों में करों की स्थिति में परिवर्तन करता था, उसके लिए इस प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता रही थी। नेक्स्ट है साहब, संविधान संशोधन की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं संसद की। वो ये है कि वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारती वाद जो था, विवाद नहीं, वाद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 में डिसाइड किया था, उसमें ये तय किया। उससे पहले तक संविधान संशोधन के मामले में संसद की शक्ति असीमित मानी गई थी, लेकिन इस केशवानंद भारती 1973 ने जो है ये कहा कि संसद की शक्ति पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब तक संविधान में कुल मिलाकर के 104 संशोधन हो चुके हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद न्यायिक शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाना अनुच्छेद 61 के तहत, उपराष्ट्रपति की पदच्युति के संबंध में प्रस्ताव पारित करना संसद कर सकती है, लेकिन प्रस्ताव प्रारंभ होगा राज्यसभा में और लोकसभा उसका अनुमोदन करेगी साधारण बहुमत से। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदच्युति, ये भी संसद के पास है। इसका प्रस्ताव संसद से पारित होगा तब फिर ये हो पाएगा। फिर संसद के जो सदस्य हैं या जो बाहरी व्यक्तियों को विशेषाधिकार हनन के लिए दंडित करना, संसद विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों को भी दंडित कर सकती है और बाहरी व्यक्तियों को भी दंडित कर सकती है। कोई संसद के विशेषाधिकारों का अगर हनन करता है तो संसद उसके लिए दंड दे सकती है। फिर आता है सब निर्वाचन संबंधी शक्तियां। इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन। यहाँ पर राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं लिखा है क्योंकि उसका निर्वाचन तो करती है, पहले हम देख ही चुके हैं। उपराष्ट्रपति में आ गया ऊपर। फिर है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु विधि निर्माण, कानून बनाने का काम भी संसद को ही मिला हुआ है इससे संबंधित। अन्य शक्तियों में क्या क्या आता है? अन्य शक्तियों में आता है देश की विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है संसद। तीनों प्रकार की आपात उद्घोषणाओं का अनुमोदन करती। 3 प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं अगर, और राष्ट्रपति उसकी उद्घोषणा करता है तो उसका अनुमोदन संसद करेगी। राज्यों में विधान परिषद का गठन तथा विघटन दोनों काम संसद करती है अनुच्छेद 169 के तहत। भारत संघ के राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का निर्धारण करना भी संसद की शक्ति में आता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अभी एक वीडियो कम से कम और बनाना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा हो पाएगा टॉपिक हमारा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।